तो आयुष और कंचन ने बता दिया हमें कि पिछले कल हमने नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, ग्रंथियों के बारे में और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? इंफॉर्मेशन, मेजर काम क्या है? इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किस तरीके से होगा, यानी कि आपके दिमाग के पास जो इंफॉर्मेशन है कि आपके शरीर में, आपके शरीर के कौन से हिस्से में क्या हुआ है, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक कैसे पहुंचेगी, उसका प्रोसेस कैसे होगा वहां से वो। उसके बाद हमने देखा था ग्लैंड्स, उसी में हमने साथ में देखा था एंजाइम, हार्मोन्स। तो किस तरीके से वो सीक्रेट होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, कुछ केमिकल जो सीक्रेट होते हैं पाचन के दौरान या उसके आसपास देखा था हमने। तो वो सब चीजें हमने साथ में डिस्कस कर ली हैं। नर्वस सिस्टम हो गया आपका, डाइजेशन सिस्टम हो गया आपका, ग्लैंड्स वाला हो गया आपका। अब आते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे कि कंगाल तंत्र आखिरकार क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। वहां से कुछ एक क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन डिजीज रहेगा, मानव रोग, जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। खैर, पहले आज ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या कहें हम श्वसन तंत्र, इसको देख लेते हैं कि हमारा जो श्वसन है वो किस तरीके का होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल है और ये हमारे ब्लड को किस तरीके से सर्कुलेट करने में सहायता करते हैं, क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, वो भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन को कैरी हमारे बॉडी में किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी शरीर का हिस्सा है, ऑक्सीजन तो वहां पर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वहां पर किसके द्वारा वो कैरी किया जा रहा है। फिर हम इसमें साथ में ही देखेंगे ब्लड के बारे में, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, क्या उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें कौन कौन से रसायन होते हैं, या कहें हम किस तरीके का उसकी संरचना होती है, प्लाज्मा की, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की। तो पहले हम शुरुआत जो करते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना हुआ है। और कौन कौन से अंग है इसमें? जैसे कि हमने देखा था डाइजेशन सिस्टम में, जो खाना खाने का पाचन हो रहा है मुंह से शुरू हो रहा है ना। फिर हमारी जो नलियां हैं, ग्रसिका है, ग्रसनी है, फायरिंग्स है, वो भी हमने देखा था, एपिग्लॉटस है, वो सारी चीजें यहाँ फिर से आएंगी। फेरिंग्स देखा था हमने, यहाँ पर फेरिंग के साथ साथ लैरिंग्स भी आता है। ऑसोफिगस है, हाँ, जो स्टमक का पार्ट है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो किस तरीके से वो हमारे पाचन तंत्र में शामिल थे, उसी तरीके से यहाँ श्वसन तंत्र में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सब चीजें शामिल है। जैसे कि आपका पहला क्या हो गया है, नोज। सांस तो नाक से ही ली जाती है, खैर कभी कभार जो है वो मुंह से भी लेते हैं सांस, लेकिन मेजर नाक से ही ली जाती है सांस। और खाना भी मुंह से खाया जाता है। तो हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा था सबसे पहले माउथ, ओरल कैविटी के बारे में हमने देखा था ना। तो उसमें सबसे पहला जो पार्ट था हमारा माउथ था। यहाँ पर क्या है, सांस लेने के लिए प्राइमरी जो है वो क्या है, नोज। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स, यानी कि स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, यहीं से हमें पता लग रहा है, स्वर यंत्र। आवाज आपकी कैसी होगी, मधुर होगी, तीखी होगी, भारी होगी, डिसाइड यहां से होगा। फिर है आपका ट्रैकिया, श्वास नली। पिछली बार हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, हमने ये कहा था कि ट्रैकिया में, श्वसन नली में खाना ना जाए, इसके लिए ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। पत्ती, जो पत्ती होती है, किसी भी पत्ती ले लीजिए आप, कैसी होती है वो, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर वैसा ही यहां पर होता है ट्रैकिया के ऊपर, जिसे कहा जाता है एपिग्लोटस, डोर ऑफ ट्रैकिया। तो वो खाना इसमें जाने नहीं देते हैं श्वसन नली में। अगर खाना इसमें चले गया तो सांस तो ले नहीं सकते हैं, मृत्यु होना संभव है। फिर है आपके फेफड़े, यानी कि लंग्स। ये रहे आपके लंग्स, और इसके नीचे होता है डायफ्राम। यहां पर आपका क्या होता है, डायफ्राम। तो ये इसमें हृदय भी है, यहाँ पर ये रिब्स है, पसलियां हैं। डायफ्राम यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, डायफ्राम। पिछली बार मैंने क्लास में आपको बताया था डायफ्राम का GIF, अगर आपको याद हो तो, लास्ट क्लास की बात है। इसके अतिरिक्त एक ब्रोंकाई होता है। ब्रोंकाई क्या करता है, जैसे ये है, ये ऊपर से ट्रैकिया, ये यहां से इन दोनों फेफड़ों को जो जोड़ेगा उसे कहते हैं ब्रोंकियो, सॉरी ब्रोंकाई, उसे कहते हैं ब्रोंकाई। इन दोनों को जो जोड़ रहा है इधर, ये यहां पर भी है, इधर को जो जोड़ रहा है उसे कहते हैं ब्रोंकाई।
और इसी एक होता है ब्रोंक्यूलस। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जरूरी नहीं है हमारे। यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है, वो भी इसके अंदर होता है जाकर के, कि आरबीसी का बनना, डब्ल्यूबीसी का बनना, वो इसके अंदर की बात है। और वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी श्वसन क्रिया में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो वो उसमें नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया, लंग्स, और हो गया आपका ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस। तो यहां पर दिया हुआ है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें क्या आएगा आपका, नसल कैविटी, नाक से जब सांस ले रहे हैं, फायरिंग्स जिसे कहते हैं ग्रसनी, और इसके बाद आ गया गला यानी कि ध्वनि तंत्र। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, स्वर तंत्र। ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छूने से भी आपको महसूस हो जाएगा, है ना। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा आपका, वायुनली यानी कि ट्रैकिया, ये नीचे को जो सांस जा रही है वो क्या हो गया, ट्रैकिया। फिर आएगा प्राइमरी ब्रोंकिया, ये हो गया लंग्स, फेफड़े। एक ये इस तरफ दिखाई दे रहा है, इस तरफ वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। तो एक एक करके इनको देखते हैं कि इनके क्या क्या काम है। तो पहला हमारे पास है नोस और नसल पैसेज। इसमें क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस इसके साथ साथ में और कहां पर होता है, म्यूकस, हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोली, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो उसका ही हिस्सा था ना, उसमें ही आता है ना अंदर। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि म्यूकस जो है, म्यूकस इसके साथ साथ में कहां पर ओरिजिनेट होता है, ऐसा भी तो होगा ही कुछ। तो हमारे पास वो चीजें शामिल हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसके म्यूकस निकलता है। और वो म्यूकस क्या काम करेगा, हाँ, यहाँ पर किसी ने बताया स्टमक, तो स्टमक में वो चीज होती है। तो हमारे पास यही है। अब देखिए यहाँ पर जो म्यूकस ओरिजिनेट होता है एक दिन में या प्रतिदिन हम कहें तो वो कितना होता है, 1/2 लीटर तक होता है। और इससे पहले भी हमने बात की थी कि सलाइवा जो ओरिजिनेट होता है, सलाइवा एक दिन में कितना निकलता है, हाँ जी, सलाइवा का होता है ना मुंह से, मुंह में जो हमारी यहाँ पर ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती है, हाँ, यहाँ पर कोई लिख रहे हैं 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर के आसपास। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता लग रहा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से इस नसल पैसेज के पीछे ही, जहां से हम सांस ले रहे हैं ना, जहां से हम सांस ले रहे हैं इसी के पीछे क्या होगी, एक म्यूकस मेम्ब्रेन, जहां से म्यूकस प्रतिदिन निकलता है। और वो कितना निकलता है, लगभग 1/2 लीटर के आसपास निकलता है। और सलाइवा 1.5 लीटर के आसपास हो गया। म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस निकला वो क्या करेगा, बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, धूल अंदर जा रही है ना। ये तो समझ ही गए होंगे कि म्यूकस किसे कहते हैं। तो शरीर में धूलकण, अब नाक में क्या होता है, कभी कभी धूल जा रही है, कुछ जा रही है, तो किसके द्वारा, वो म्यूकस के द्वारा रोका जाता है, या बैक्टीरिया अंदर को जा रहे हैं नाक के अंदर। तो ये हो गया आपका नसल कैविटी। हमने इससे पहले क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी। तो ये दोनों आपने याद रखनी है, एक हमने देखा था ओरल कैविटी, और यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है नसल कैविटी की बात। ओके, उसके बाद है ग्रसनी, जैसे कि हमने कहा फेरिंग्स। हमने कहा था कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है तो खाना यहां से नीचे की ओर जा रहा है, खाना यहां से ओसेफेगस में जा रहा है। तो उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहा था हमने कहा था फेरिंग्स। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है या फिर ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, श्वसन तंत्र का ही पार्ट है। तो ये दोनों का पार्ट है। कौन कौन सा, एक आपका डाइजेस्टिव का और दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, लैरिक्स या लैरिंग्स, और हम इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है, जहां से आवाज या स्वर तंत्र, हिंदी में कहें स्वर तंत्र किसे कहा जाता है, तो वो इसे ही कहा जाता है। यहाँ ये किसके जोड़ता है, फेरिंग्स और ट्रैकिया को। ये फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स यानी कि जो दोनों का पार्ट है, रेस्पिरेटरी का भी, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। और ट्रैकिया और लैरिंग्स को, सॉरी, ट्रैकिया और फेरिंग्स को कौन जोड़ता है, लैरिक्स। ठीक है, इसका है, यहां पर आपको एक वोकल कॉर्ड दिखाई देता है, यहां पर वोकल कॉर्ड, यहां गले में हाथ लगा लो, कुछ ना कुछ तो महसूस होगा ही यहां पर आपको तीखा जैसा महसूस, तो उसे कह दिया हमने। ये आपका प्रवेश, लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतली लीफ के समान वेल्व होता है जिसे एपिग्लॉटस कहते हैं। तो यहीं पर होता है आपका एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस क्या करेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है,
वो क्या करेगा, जब आप खाना खाएंगे तो वो खाना आपकी ट्रैकिया में ना जाकर में जाएगा, ऑसिफिगस में जाएगा। जब आप सांस लेंगे तो ट्रैकिया का दरवाजा खुल जाएगा, जब आप खाना खाएंगे तो ट्रैकिया का दरवाजा बंद हो जाएगा। वो कहेगा कि हमें खाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सांस चाहिए। तो ट्रैकिया को सांस की जरूरत है, ऑसिफिगस को खाने की जरूरत है। तो एपिग्लोटिस क्या करेगा, दरवाजे की तरह काम कर रहा है कि तुम यहां पर मत आओ, तुम्हारा काम कहीं और है। तो ये वही काम करता है लैरिंग्स। जब भी कुछ निकलना है तो यह एपिग्लोटिस ट्रैकिया द्वार को बंद कर देता है, जिससे फूड ट्रैकिया में एंटर नहीं हो पाता है। तो यह आपका श्वास नली में एंटर नहीं होता है। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो यहां पर हमें दिखाई देता है, हम हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लंग्स को फेफड़े, फेफड़े है ना। जब मूवी स्टार्ट होती है तो पहले जो नाम आता है, किसका नाम आता है, वो हमारे ऐसे हो गए हैं, किसी का नाम आता है, मूवी कुमार की एड आती है कि फेफड़े खराब हो जाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, धूम्रपान। हाँ, तो महेश की एड आती है। महेश का जिक्र आई थिंक कपिल शर्मा के शो में भी होता है, अगर आपको याद हो तो। यहां पर क्या होता है, ब्रोंकियोलस के अंत में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे एल्वियोली यानी कुपिका कहते हैं, और इसी एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। ब्रोंकियल, जो मैंने ब्रोंकाई बताई थी, ब्रोंकाई क्या हुआ, ये देखो, ये क्या है, ये हो गया ब्रोंकाई। ये सिंपल भाषा में समझने के लिए, ये क्या हो गया, यहां से, ये तो हमारी ट्रैकिया थी, यहां से सांस आप अंदर आ रहे हैं, ये दोनों फेफड़ों के लिए जा रही है। अब यहां सांस अंदर आ रही थी, दोनों फेफड़ों के लिए, दोनों फेफड़ों को जोड़ने के लिए हमने क्या कहा उसको, उसको कहा हमें, क्या था वो, नाम ही भूल गया मैं, अभी तो नाम आया था, क्या कहा था मैंने, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई दोनों फेफड़ों को जोड़ेगा। अब क्या होगा, इस फेफड़े के अंदर ही, इस फेफड़े के अंदर ही क्या होगा हमारा ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस के एंड में क्या होता है, ये एल्वियोली, जहां पर गैसेस का आदान प्रदान होता है आपस में। आपने क्या लिया, CO2 या ऑक्सीजन, तो आपके शरीर के अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। तो गैसेस का जो आदान प्रदान होता है वो कहां होता है एल्वियोली में, जो किसका पार्ट है, ब्रोंक्यूलस का पार्ट है, या ब्रोंकाई का पार्ट है, वो ब्रोंक्यूलस का पार्ट है। तो ब्रोंकाई तो ये हुआ आपका जो जोड़ रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा है यहां पर एल्वियोली, इसके अंदर ये दिख रहा है ब्रोंक्यूलस या ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस के अंदर ये एंड वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं हम एल्वियोली, जहां पर गैसेस का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ गैस एक अंदर आ रही है, एक बाहर जा रही है, एक अंदर आ रही है, एक बाहर आ रही है। गैसेस का आदान प्रदान कहां पर होता है, यहाँ पर एल्वियोली में, फेफड़ों में। फिर आपका ट्रैकिया, तो ये हमने ट्रैकिया तो हमने देख ही लिया, इसके आगे था, बस आपने याद क्या रखना है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। सब इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है, क्लरिकल लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी लंबाई आखिरकार कितनी हो सकती है। तो लंबाई इसकी है 10 से 11 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर। तो ट्रेकाई के वॉल पर 16 से 20 सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रेकाई को सिकुड़ने और या चिपकने से बचाना होता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको बना दूं, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट जरा, सी लाइक स्ट्रक्चर यहां पर कैसे होते हैं, सी की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब सी ये नहीं है, अब मान लीजिए ये जो है ये हमारी ट्रैकिया है, अब ये ट्रैकिया बना दी, सी कैसा होगा, सी ऐसा होता है, ऐसा ही लिखते हैं सी। तो मैंने यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए कुछ ऐसे करके, इसे कहा जाता है कार्टिलेज, कार्टिलेज कहा जाता है इसको, CARTILAGE, कार्टिलेज। ये क्या करेगा, ये इसको सिकुड़ने नहीं देगा, ये कार्टिलेजेस हमारी ट्रैकिया को सिकुड़ने नहीं देगा। अगर मान लीजिए ट्रैकाई, ये जो है ट्रैकिया जो है वो सिकुड़ गई, तो सांस आना बंद हो जाएगा, सांस आना बंद हो जाएगा तो कहानी खत्म है, जिंदा रहने की खुशी जो थी वो यहां पर खत्म हो जाएगी। जो आपने कहा था किसी से कि अगर जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन अगर कार्टिलेजेस खत्म हो गए, ये सांस आना बंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कुछ। बोलो भैया अब कहां से सांस ले, ये तो बंद हो गया रास्ता, जीने मरने के जो वादे किए थे वो खत्म हो गए यहां पर अब। इसलिए भगवान ने ये बना दिए, भगवान ने तो चलो जो सिस्टम है वो किसी इस तरीके का बना हुआ है कि जिंदा तो रहेंगे ही, अंत में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। रेस्पिरेशन,
अब श्वसन जो है वो किस तरीके का हो सकता है और उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस किस तरीके के होते हैं। हमने अभी तक देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट हमारे शामिल है, श्वसन में कौन कौन से पार्ट हमारे शामिल हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें, एनर्जी भी तो आती है, इससे एनर्जी भी तो आएगी आपको, है ना। सी क्या कह रहे हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उस पर आगे आएंगे अभी। ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करने होने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहा हमने इसमें कि जब C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए, जब ग्लूकोज टूटता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो हमारे पास एनर्जी आएगी। एनर्जी किस फॉर्म में आती है, एटीपी के फॉर्मेट में आती है। एटीपी, ये हमने पहले भी बताया था कितने एटीपी एक ग्लूकोज से होते हैं। तो क्या होगा, C6H12O6 एक फ्यूल की तरह काम करता है। गाड़ी में जिस तरीके से फ्यूल चाहिए, हाँ यहाँ 36 बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, मैंने कहा था कि ये बात फिर बाद में आएगी जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, एटीपी की बात हो रही थी। तो यहां पर क्या हो रहा है, C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। हमने खाना तो खा लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीजन है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो चाहिए। गाड़ी आपके पास है, स्टीयरिंग चाबी सब कुछ आपके पास है, लेकिन गाड़ी में फ्यूल नहीं है। जब गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसीलिए अब खाना तो हमने खा लिया, लेकिन हमें उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो ग्लूकोज क्या कन्वर्ट होगा, CO2 H2O प्लस ऊर्जा में। CO2 प्लस H2O यानी कि वाटर, और ऊर्जा यानी कि एटीपी के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं हम, और इसको C6H12O6 को क्या कहते हैं, सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो कहां पर होती है, सेल के अंदर होती हैं। अब सेल के अंदर भी कहां पर होती हैं वो अभी हम देखेंगे। जब सेल के बारे में पढ़ा रहे थे तब भी थोड़ी बहुत बात हुई थी वहां पर, सेल के कौन से पार्ट में ये रेस्पिरेशन का कार्य होता है। किसी ने यहाँ पर, हाँ कल्पना ने यहाँ कह रही है माइटोकॉन्ड्रिया। दो चीजें हैं, दो शामिल है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और दूसरा आपको साइटोप्लाज्म। देखते हैं अभी जरा, तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहला भाग है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा पार्ट हो गया इसका गैसेस का शरीर में परिवहन, यानी कि हम कहें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। और तीसरा हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। सबसे पहला काम तो यही होगा ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि आप सांस बाहर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। उतना ही तो हमें पता है, पहली स्टेज आपको जो पता होनी चाहिए वो तो इतना ही है कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो रहा है हमारे शरीर में। और तीसरा हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि सेल्स में हो रहा है, जो हमें मालूम नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। अगर हम आगे जाते हैं तो श्वसन की दर, ये एग्जाम के लिए पॉइंट है। श्वसन की दर मनुष्यों में 12 से 15 बार प्रति मिनट तथा शिशुओं में लगभग 44 बार प्रति मिनट होती है। एग्जाम में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, या तो एचएस में आया था या तो किसी और में आया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। अगर आप में से किसी को याद हो तो मुझे बता दीजिएगा। श्वसन की दर बेशक मनुष्यों में 12 से 15 बार मिनट में सांस ले। आपको तो मालूम नहीं है ना कि सांस कितनी आ रही है कितनी जा रही है, नहीं पता है। आपको तो यही पता होगा कि सांस में सांस आए तो, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए कि 12 से 15 बार प्रति मिनट, और शिशुओं में कितना है, 44 बार प्रति मिनट। चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इसको। पहला तो हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पहला हो गया आपका एचएस में शायद इस बार, हाँ कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं जरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो कार्य होता है वो किस तरीके का होता है। जल्दी तो नहीं हो रही है ना, थोड़ा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बता दो फिर मुझे, किसी को दिक्कत परेशानी, ठीक है। बीच में कहीं हो तो मुझे बता देना है आपने। पता लगा मैं अपनी स्पीड से चला हुआ हूं, बोले लास्ट में बोले कि हमको तो पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ था क्लास में, अभी अभी जुड़े थे, क्योंकि कल तो लास्ट तक अंत तक बहुत कम जुड़े थे। आज भी वैसा ही होगा शायद, क्योंकि मैं तो लास्ट तक ये पॉजिटिव मान के चला होता हूँ कि लास्ट तक तो बचेंगे ही सारे। लास्ट तक रहता नहीं है, सब्र नहीं रहता है, फिर उस सब्र का बांध टूट जाता है।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो प्राणियों और वातावरण के बीच गैसेस, जैसे कि आपका क्या क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन CO2 के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। सिर्फ CO2, एक आपका CO2 हो गया और क्या हो गया, O2। दो ही गैसेस की बात कर रहे हैं हम, हाँ बाकी की गैसेस भी ले रहे हैं ना हम, तो ये भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, जलवाष्प भी है, वाटर वेपर भी है। तो ये तो है कि इन्वायरमेंट में कितना प्रेजेंट है ये, कि इन्वायरमेंट में लगभग ये इतना प्रतिशत प्रेजेंट है जो हम ले रहे हैं अभी। ऑक्सीजन है, CO2 है, जो भी चीजें हैं, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन उसका क्या कार्य होता है, कुछ ना कुछ तो कार्य होगा CO2 नाइट्रोजन का। उतने में आप लिख सकते हैं, आपके दिमाग में कोई भी एक चीज आती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जब भी नाम आता है हमें ये याद आता है कि ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, ये तो मिट्टी या पौधों से रिलेटेड होगा नाइट्रोजन। हमारे शरीर में नाइट्रोजन का क्या काम है, लेकिन नाइट्रोजन का है, क्या काम है उसके बारे में आप उतने में सोचिए। साहिल ने यहां पर बता भी दिया कि प्रोटीन का कुछ बताया है इन्होंने, अमीनो एसिड्स। देखते हैं जरा, तो ये हो गया जहां पर हमने बात की ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। और श्वसन क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है नाइट्रोजन में, लेकिन इसका क्या काम है अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यही हो गया, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं। अब नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो स्कॉटलैंड में डैनियल रदरफोर्ड द्वारा 1772 में नाइट्रोजन की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कब की गई थी खोज, 1772 ईस्वी में नाइट्रोजन की खोज की गई थी, किसके द्वारा, डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा। और नाइट्रोजन का नाम ग्रीक शब्द नाइट्रोजीन से आता है, नाइट्रोजीन से आता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये याद नहीं रखने हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। खैर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप याद रख सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री में आता है। और कई बार ये पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, इस तरीके से एटॉमिक मास, ये सब चीजें आ सकती हैं। हमारा वातावरण लगभग 80%, 80 तो नहीं है, कितना है, 80 यहां पर लिखा हुआ है, 80 नहीं है। तो एक स्वस्थ पुरुष वयस्क को प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम नाइट्रोजन प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है। 105, 115 तो नहीं कहा मैंने, 78, हाँ 78 है। 105 मिलीग्राम नाइट्रोजन प्रति किलोग्राम की जरूरत होती है एक स्वस्थ पुरुष को नाइट्रोजन की, ठीक है। ओके, दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। पहला हमने देखा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने लिखा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना, तो वही हो गया एक्सटर्नल। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का शरीर में परिवहन, क्या ये इसके श्वसन के द्वारा होता है, तो हाँ। और कौन कौन से इसमें शामिल है, ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर के सभी सेल तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पुनः वापस आने की प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको दिख रहा है हीमोग्लोबिन, और यहां पर दिख रहा है आपको ऑक्सीजन। तो इसके साथ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन साथ में जब मिल जाते हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखिए ये जा रहा है इधर को, HBO2 हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हीमोग्लोबिन के साथ ये जा रहा है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपको जो दिख रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है। HBO2 इज इक्वल टू H2O2 प्लस हीमोग्लोबिन। कहां जा रहा है, ये सेल में। ये सेल तो हमने पढ़ ही लिया था, सेल तो हमने पढ़ ही लिया था कि सेल में जब ये चीजें पहुंचेगी, इसके बाहर एक लेयर होगी, कुछ हमने उसको नाम दिया था, छोटा सा नाम दिया था कि बैग के थैले की तरह होगा, बाहर कुछ लगा होगा मेम्ब्रेन की तरह, अगर आपको याद हो झिल्ली। वो कहेगा कि आपको अंदर आना है तो कुछ एक चीजें अंदर छोड़ी जाएंगी, उनका क्रियाकलाप अंदर शुरू होगा। और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 प्रकार से होता है। पहले तो हमने देखा कि O2 जा रहा है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन के द्वारा भी होता है और प्लाज्मा के द्वारा भी होता है और बाइकार्बोनेट्स के द्वारा भी होता है। क्या होते हैं ये बाइकार्बोनेट्स, आयुष कैसे करते हैं ये, बाइकार्बोनेट के द्वारा कैसे होता है, जो सबसे ज्यादा हो रहा है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी तो होगा ना,
एक ही गैस का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी ना होगा, गैसेस तो जा रही है शरीर में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और प्लाज्मा के द्वारा भी हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा में डिफरेंस होगा। हमने तो अभी तक देखा था कि खून में पाया जाता है, ये ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और प्लाज्मा भी जो है वो ब्लड का ही पार्ट है। तो यानी कि ये प्लाज्मा अलग चीज है, हीमोग्लोबिन अलग चीज है। फिर आपका आता है बाइकार्बोनेट्स, और ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, HBO, O2 प्लस हीमोग्लोबिन। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत रूप से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त होती है। कितनी होती है याद रखना है ये, और यहां पर भी लिखा हुआ आई थिंक ये हीमोग्लोबिन की ही मात्रा है कि किसमें कितनी होनी चाहिए, कि ब्लड की मात्रा है आई थिंक, ये है ना, ब्लड की होगी ये। प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट है, नहीं प्लाज्मा तो है ही, प्लाज्मा तो वो तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कि ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। प्लाज्मा है, WBC है, RBC है, वो तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन जो कैसा रंग दे रहा है, लाल रंग दे रहा है खून को। खून तो लाल ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है व्हाइट भी होता है, व्हाइट भी होता है खून। क्वेश्चन है आपके लिए जरा कि क्या जो ब्लड है वो कलरलेस हो सकता है या वो किसी और कलर का भी हो सकता है? आयुष के अलावा कोई बताएगा जो, क्योंकि आयुष तो बायोलॉजी वाले हैं, जो ये कह रहे हैं कि होता है, कैसा होता है, कौन से कलर का होता है ब्लड? WBC इज कलरलेस। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी भैया। अब WBC वो तो किसका पार्ट है, ब्लड का ही तो पार्ट है। कॉकरोच का होता है, कॉकरोच का होता है। कॉकरोच का जो कलर, ब्लड का कलर है वो अलग तरीके का होता है, और साथ ही साथ में और भी होता है ना, किसी का फिश का भी होता है आई थिंक, पिंक भी होता है। अब देखो, जो ब्लड आपको चाहिए वो ब्लड आप ले सकते हैं। पिंक ब्लड चाहिए, पिंक ब्लड ले लो, ब्लू चाहिए ब्लू ले लो, कलर आपके पास है। चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली यानी कि पॉइजनस गैस है। क्या हुआ कभी रिसेंटली ही, चलो वो स्टोरी में इसके बाद बताता हूं। CO2, अब CO2 तो हमने देख लिया, ये CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहां पर तो ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर के अंदर? इससे तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना कि हमारी मृत्यु हो गई CO2 से, नहीं, CO से हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रही है। लेकिन कैसे हो रही है वो ये देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, एक पॉइजनस गैस है। CO2 के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक होता है। CO2 के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण कितने, ऑक्सीजन के मुताबिक 250 गुना अधिक होता है। और CO की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन इससे अभिक्रिया कर लेता है, जिससे O2 को ले जाने में क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप रक्त में O2 की कमी के कारण मस्तिष्क अवचेतन अवस्था में चले जाता है तथा लंबे समय तक अवचेतन अवस्था मृत्यु का कारण बन जाती है। क्या हुआ इस कहानी में? यह हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड या कहें हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा, HB के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन जो किया जा रहा था, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जा रहा था, हीमोग्लोबिन के द्वारा। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड चले गई, कार्बन मोनोऑक्साइड चले गई, हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चले गई। तो अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन कहेगा कि हमें ऑक्सीजन के पास नहीं जाना है, हमें कहां पर जाना है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जाना है। वो इंटरेक्शन देख रहे हो, ऑक्सीजन से अब नहीं है, ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो रिएक्शन करे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके साथ चले गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चले गया है। वो कहेगा हमें आपके साथ घूमने नहीं जाना है, उसे अब और सुंदर लड़की मिल गई है। होता है ना,
अब क्या हुआ, एक एक नॉर्मल लड़की है, अब दूसरी तरफ क्या हो गया, कैटरीना कैफ आ गई, तो वो कहेगा नहीं नहीं हमको तो कैटरीना कैफ के साथ जाना है, तो कैटरीना कैफ साथ चलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन उसे पता नहीं है कि बाद में क्या होगा, तो उसका दिमाग जो होगा, अब वो चेतना में रहेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे पता लगेगा, लंबे समय तक ऐसा रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी जो हमने केस देखा, आई थिंक कुमारसन या कोटखाई में अंगीठी जलाने से 6 से 7 लोगों जो है वो घायल हो गए थे, और उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो किस वजह से हुई, वो हुई कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि उसकी प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होगी हीमोग्लोबिन के साथ एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बंद हो गई आनी, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, कहानी खत्म। लंबे समय तक अगर वैसे ही रहे, तो अगर वो 6-7 व्यक्ति भी इनके थोड़ा हो सकता था, ठीक था सिस्टम, लेकिन बाकियों का खत्म हो गई कहानी, 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब अंगीठी जला रहे हैं, सर्दियों में इस तरीके की ज्यादा घटनाएं होती हैं, तो बंद कमरे में ना चलाएं, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से भी आनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन आ रही है, अंदर वाली जो गैस है वो बाहर जा रही है, तब जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं। हीमोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इन योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, तो वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और हमारे खून का रंग जो लाल है, वो भी किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये है मात्रा उसकी कि मेल में कितनी होनी चाहिए, फीमेल में कितनी होनी चाहिए, और चिल्ड्रन में कितनी होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लेना नोट्स में बाद में जाकर के। ओके, अब चलते हैं जरा, ये हो गया, एक हो गया नॉर्मल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू बॉडी टिश्यूज। इसमें ऑक्सीजन जा रही है, देखो इसमें ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन एंटर ब्लड स्ट्रीम। नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होगा, अगर हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है, उस केस में क्या होगा, नो ऑक्सीजन डिलीवर टू बॉडी टिश्यू। यहां पर जो बॉडी टिश्यू में हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवर ही नहीं हो रही है। जब ये डिलीवर नहीं होगी, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर ब्लड स्ट्रीम, जो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी, एकदम से तो नहीं होगी। अगर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं, तो अंगीठी जला करके भाग जाना है, क्योंकि मैं रोज आपको नए नए मेथड दे रहा हूं, किस तरीके से आपको ज्यादा जल्दी ये प्रोसेस किया जा सकता है ना। तो रिस्क ऑफ हाई एंड लो हीमोग्लोबिन लेवल, लो हीमोग्लोबिन लेवल क्या क्या होगा फिर आपका, किडनी डिजीज हो जाएगी, लीवर डिजीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां पर ज्यादा पहुंच नहीं रही है, लो ही है ना ये, हाँ, एनीमिया फॉर सेवरल कॉजेस। दूसरा है एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, ज्यादा ही हो गया हीमोग्लोबिन तो क्या हो जाएगा, क्रॉनिक लंग डिजीज, ज्यादा ही पहुंचने लगा। फिर भी कोई चीज ज्यादा मिले तब भी नुकसानदेह होती है, कम मिले तब भी नुकसानदेह होती है। डिहाइड्रेशन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। दूसरा, पहला क्या था, एक्सटर्नल, जहां पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरे में क्या देखा हमने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कि हमारे जो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किया जाएगा, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो वो हो गया हीमोग्लोबिन के द्वारा। ओके, अब आते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में, यानी कि आंतरिक श्वसन में, जिसे कहते हैं आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल के अंदर अब क्या हो रहा है। अभी तो हमने देखा इस तरीके से टिश्यूज में जा रही है वो, क्योंकि सेल हो गया, टिश्यू हो गया, टिश्यू वाला पार्ट हमने कर लिया। अब सेल में क्या हो रहा है अंदर, सबसे अंदर वाली चीज ये है। अब सेल स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरीके से देखा था। अब इस सेल में हमने देखा था बीच में कुछ न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इधर एक फ्लूइड, जो भी हमने देखा था, तो मेजर चीजें जो थी सेल के अंदर ये थी, हमने देखना है सिर्फ। अब इस आंतरिक श्वसन में कौन कौन सी चीजें शामिल है, एक सेल की कौन कौन सी चीजें शामिल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन होगी तभी तो वो बाहर जाएगी। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा तभी तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो छोटी छोटी चीजें मिलकर ही तो बड़ी चीजें बनाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आपको बड़ी चीज मिल जाएगी, नहीं,
छोटा छोटा पढ़ करके ही आप आगे जा रहे हैं ना, तो वैसा ही यहां पर हो रहा है। एक सेल के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो लाखों सेल हैं, तो प्रोटीन इस तरीके से बनेगा। या कहें हम ग्लूकोज टूट रहा है, या बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं। तो भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड की सहायता से कहां पर पहुंचता है, कोशिका तक पहुंच जाता है, और इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीडेशन किया जाता है। ऑक्सीडेशन यानी कि O2 की प्रेजेंस में बाद में हमें CO2 H2O तथा एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन इसे कहते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में कहा था C6H12O6 सेल्यूलर रेस्पिरेशन, C6H12O6 प्लस 6O2, हमारे पास क्या मिला, 6CO2 और 6H2O प्लस ATP, यानी कि एनर्जी हमारे पास मिली, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिली, H2O मिला, वाटर, और इसके साथ क्या मिला हमें, ATP यानी कि एनर्जी। अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है एनारोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। एनारोबिक को हिंदी में कहते हैं एनॉक्सी श्वसन और दूसरे को कहते हैं ऑक्सी श्वसन। एरोबिक श्वसन और एनारोबिक श्वसन ये सेल स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं जरा कि दो टाइप का कैसे हो सकता है। सेल के अंदर दो तरीके का रेस्पिरेशन होगा, दो तरीके से होगा, और वो कैसे होगा, शुरुआत उसकी होगी इसके टूटने से, ग्लूकोज के टूटने से, जो आपने खाना खाया उसके टूटने से होगी। श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिका के कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। तो दो चीजें हमारे पास है, ये दो तरीके के रेस्पिरेशन थे। एक आपका हो गया अनॉक्सी एनारोबिक, और दूसरा क्या हो गया, एरोबिक ऑक्सी श्वसन। दो चीजें हमारे पास है। इन दोनों में क्या क्या होता है, अगर हम बात करें एनॉक्सी श्वसन की, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे एनॉक्सी श्वसन कहते हैं। एनॉक्सी ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन प्रक्रिया हुई उसे हमने कह दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनॉक्सी रेस्पिरेशन कहां पर होगा, फिर वो होगा आपके साइटोप्लाज्म में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि एनारोबिक जो श्वसन प्रक्रिया है ये कहां पर होती है, कोशिका के, तो ये होती है आपके कोशिका के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। अब इसमें क्या होगा, C6H12O6 हमारे पास क्या बन रहा है, पाइरुविक एसिड बन रहा है, और 2 ATP एनर्जी रिलीज हो रही है, 2 ATP एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए है, जो एनर्जी हमें मिलेगी वो एक शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए तो हमारे पास 2 ATP एनर्जी नहीं लगेगी ना। आप कहीं चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, एकदम से भागे आप, तो आपको भागने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो वो 2 ATP जो एनर्जी है वो काफी है उसके लिए, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके शरीर के अंदर तो है। तो 2 ATP एनर्जी प्लस पाइरुविक एसिड, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस कहते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट फिर से, तो ये याद रखना है, ये जो स्लाइड दिख रही है ना, इसको दिमाग में बैठा के रखना है। पहले हमने एनारोबिक में क्या देखा कि ये जो होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, और प्रक्रिया कहां पर होगी, वो होगी सेल के साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने कहा था पानी पानी होता है कुछ, है ना, वो नहीं कि मैं पानी पानी हो गया, वो नहीं, ये कुछ और है, जो फ्लूइड उसमें भरा होता है जिसमें सारी चीजें तैर रही होती हैं। तो वहां पर हमने देखा था यहां पर सारी प्रक्रिया हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, पाइरुविक एसिड और 2 ATP एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिस कहा जाता है। और दूसरा है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु या मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एरोबिक, एनारोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब वो 36 ATP जो है वो यहां पर है, क्योंकि एक सेल की बात कर रहे हैं हम, एक सेल की बात कर रहे हैं, तो एक सेल से जहां पर 36 ATP हो रहा है, 2 ATP हो रहा है एक सेल से, उसके साइटोप्लाज्म से या उसके माइटोकॉन्ड्रिया से। और ये कहां पर होता है, ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरा होता है। ग्लाइकोसिस से प्राप्त पाइरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन होता है। ये भी कहां पर यूज होता है, ये इधर यूज होता है, ये पाइरुविक एसिड जो यहां पर बना है ना, C6H12O6 प्लस O2, यहां पर हमारे पास क्या मिला, CO2 H2O प्लस 36 ATP प्लस 36, यहां पर 2, यहां पर 36, कितने हुए 38, तो 38 हो गए। इस प्रकार पूरी
कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में या कहें हम तो हमारे पास 36 + 2 कितने हो गए, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। और इस चक्र को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिस। क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, 2 एटीपी एनर्जी, ये 36 एटीपी एनर्जी। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है? अरे रे रे रे, 2 ही हाँ आए अभी, जल्दी करो, बताओ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आज हमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, गाने गाने का शौक किसको है? ऐसे ही नॉर्मल हाथ खड़े करो जरा, क्योंकि हम कहीं देख रहे थे। ऐसे ही कह रहा हूं मैं, नॉर्मल, ये नहीं आपसे गाना गवाया जाएगा। नाचने का है, अच्छा। मंजू भारद्वाज कह रही है इनको गाने का शौक है। और किसको है? नहीं कोई? ठीक है, तो मंजू भारद्वाज, और भी है कोई, कौन है? हिमांशु है। हिमांशु और मंजू भारद्वाज लास्ट में हमें गाना सुनाएंगे। तैयार करके रखो, भी थोड़ा सा मनोरंजन आप करवाएंगे जरा। वो तो चलो हमने झूठ बोला था कि हम गाना नहीं गवाएंगे। आरती, हाँ हाँ, आरती भी गाना अच्छा गाती हैं। उन्होंने भजन गाया था एक दिन, है नहीं वो क्लास में। ठीक है, तो 2 जने गाना सुनाएंगे लास्ट में, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। तो ये किया जाता है लोगों से पूछने के लिए, इस तरीके से तैयार रहिए। लास्ट में थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है पूरा गाना गाना है, लेकिन कुछ तो सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। ठीक है, आप में गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से गला जो है वो ठीक होता है। अभी हमने देखा भी था ट्रैकिया फायरिंग्स लैरिंग्स, अगर आपको याद हो तो। जरूरी नहीं है, हो सकता है अच्छा बुरा वो मैटर नहीं करता है, गाना गाना मैटर करता है। मनोरंजन सबका होना चाहिए, है ना? मानते हैं मेरी बात बाकी लोग? देखो ये सारे कहेंगे अभी कि हाँ हाँ हाँ, देखना, देखो सारे कह रहे हैं। तो बस सारी जनता जब कह रही है तो लास्ट में गाना सुनाया जाएगा, आपसे सुना जाएगा सभी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतना ही सपोर्ट चाहिए था, इतना ही सपोर्ट चाहिए। इतने में तो लोग नेता बन जाते हैं, जितना सपोर्ट आप लोग यहाँ पर गाना गाने के लिए दे रहे हैं, है ना? चलो यहाँ पर आते हैं। बात हो रही थी जहां से सांस ली जाती है, लेकिन वो ग्रास ऊपर और कॉकरोच और फिश, यहां इनके केसेस में डिफरेंट है। ग्रास ऊपर और कॉकरोच कहां से लेते हैं? ये इनकी त्वचा से, ट्रैकिया से डायरेक्टली सांस लेते हैं। ट्रैकिया से डायरेक्टली सांस लेते हैं। हम कहां से लेते हैं? नाक से। ये ट्रैकिया से, है ना? ये तो नहीं कहा था, नहीं अब हो गया है, अब कह दिया है, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, गाना ही तो गाना है। फिश गिल से सांस ली जाती है इनके द्वारा, और ग्रास ऊपर और कॉकरोच के द्वारा कहां से ली जाती है? ट्रैकिया से डायरेक्टली सांस ली जाती है। अब देखिए ऊंचाई या पर जाएं हम तो उसमें रेस्पिरेशन पर क्या फर्क पड़ता है? जब ऊंचाई पर जाते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या फर्क पड़ता है? तब यहां पर क्या होता है, आरबीसी की जो मात्रा है वो यहां पर बढ़ जाती है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब घट जाएगी, हमारे ब्लड में आरबीसी क्या करेंगे, वो बढ़ जाएंगे। वो कहेंगे कि आरबीसी लाओ, आरबीसी लाओ, ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन ऊंचाई पर खत्म हो रही है, आरबीसी की मात्रा बढ़ रही है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? एक सिक्योरिटी की तरह, कि बाहर से कोई भी चीज आ रही है, मार दो उसको, खत्म कर दो। बीमारी अगर आ रही है तो, है ना? रेड चिक्स इन अपर रीजन ऑफ द एचपी ड्यू टू दिस। अच्छा, हाँ हाँ, ऊंचाई पर जब जाते हैं, है ना, लाल पड़ जाता है, चेहरा लाल पड़ गया। ऊंचाई पर गए, बोले बहुत लाल दिख रहे हो आज। बोले ये कारण नहीं है, कारण ये है कि रेड ब्लड सेल की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करेंगे? प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज, जो इन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो वो ये होता है, ऐसा नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया
कहा जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी ऊपर हो जाती है, ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने के लिए शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है और रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, साथ ही श्वसन दर भी तीव्र हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ब्लड में ये आरबीसी आखिरकार क्या करते हैं और व्हाइट ब्लड सेल आखिरकार क्या करते हैं। चलिए तो इस पे जाते हैं, आखिरकार यहां पर क्या होता है। अच्छा, एक चीज उससे और है, डाइवर्स ब्रीथ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम, जो यहां पर जा रहे हैं डाइव करते हुए आपको दिख रहे हैं, ये पीठ में इसको एक सिलेंडर भी दिया हुआ है। ये इसलिए नहीं दिया हुआ कि बाहर इसका है तुम जाओ भैया, इसमें क्या है, गैसेस है। कौन सी गैसेस है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ दिस मिक्सचर टू ब्रीथ रिजल्ट इन मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। ये कैसे होता है, नाइट्रोजन जो नॉर्मली नहीं मिलता है, नॉर्मली अगर आप जो प्रेशर है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो हम ले रहे हैं ना, नाइट्रोजन से क्या असर पड़ रहा है ज्यादा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, चलो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे ब्लड में भी नहीं मिलता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में मिल जाता है। नाइट्रोजन जब ब्लड में मिल जाता है तो हमें एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी कहते हैं बेंड, BEND। तो बेंड नामक बीमारी होती है जिससे मृत्यु भी हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड अगर हो तो उससे मृत्यु भी हो जाती है। जब नाइट्रोजन क्या होती है, हाई प्रेशर में ब्लड के साथ मिल जाती है, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो बबल्स का ही फॉर्मेशन जब होता है उस बीमारी को कहते हैं बेंड नामक बीमारी से कहते हैं। अभी आगे भी आएगा आपको। तो नाइट्रोजन गैस फॉर्म्स बबल्स एंड कॉज सीवियर पेन्स। दिस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इज आल्सो नोन एज बेंड्स। तो इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग जो है अब करना थोड़ा सा छोड़ भी दिया है कि नाइट्रोजन जो है उसका यूज नहीं किया जाएगा। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के स्थान अब क्या हो रहा है, हीलियम। रिएक्शन नहीं होगा, हीलियम गैस का यूज कर रहे हैं, गैस तो चाहिए सांस लेने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन उच्च दाब पर रक्त में घुलनशील होती है। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है जो बोला गया है, आपको याद रखना है। नाइट्रोजन उच्च दाब में ब्लड में घुलनशील हो जाती है, घुल जाती है, जो बबल क्रिएट करता है, और उस बबल से कौन सी बीमारी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जिसे कहते हैं बेंड नामक बीमारी जो हो जाती है, बेंड्स। अब चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी यानी कि सर्कल किस तरीके से हो रहा है, सर्कल वो वाला सर्कल नहीं है कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, हो तो गैसेस के द्वारा रहा है या फिर आपके ब्लड के द्वारा हो रहा है। तो मेन चीज क्या है इसमें, ब्लड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई है एक चीज सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट, दिल के बारे में सुना है कभी, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। शरीर में रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रुधिर का परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। पहली लाइन इंपॉर्टेंट किसने की थी, विलियम हार्वे ने खोज की थी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होगा। पहला हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ग्लैंड्स, ये क्या आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब देखते हैं किसके द्वारा होता है कि मनुष्य में रुधिर तथा लसिका के द्वारा पचे हुए भोजन, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, परिसंचरण तंत्र को। एन ऑर्गन सिस्टम दैट परमिट्स ब्लड टू सर्कुलेट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। An organ system that permits blood to circulate and transport nutrients. Okay. Functions of the circulatory system. Function of the circulatory system क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स टू दी अदर बॉडी पार्ट, हेल्प्स इन फाइटिंग डिजीज, स्टेबलाइज टेम्परेचर एंड पीएच लेवल। सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हृदय संवहन तंत्र जिसे कहते हैं। शरीर में रक्त परिवहन आखिरकार किस तरीके से होता है और इसमें ये क्या क्या चीजें शामिल हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लीजिएगा बाद में भी, जो आपको बता तो रही हूं, है ना। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहते हैं इसको। और सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें शामिल है, तीन चीजें। पहली चीज क्या है, पहली चीज शामिल है हार्ट यानी कि हृदय। दूसरी चीज इसमें शामिल क्या है, ब्लड वेसल्स।
दूसरा है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और तीसरा क्या है, ब्लड। देखो क्या होता है, स्प्रे किसी ने की है, स्प्रे घर में करते हैं ना, स्प्रे करते हैं, किसी भी चीज के लिए स्प्रे वगैरह तो करते ही होंगे, पेड़ पौधों के लिए करते हैं, किसी और चीज के लिए करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है? उसके लिए आपके पास एक पंप होना चाहिए जिससे वो पानी जो है वो आगे की ओर जाए। तो वो पंप क्या है? पंप है हृदय। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, आज को स्प्रे का शेड्यूल अब जारी हो जाएगा, नॉन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी होता है, तो एक तो आपके पास वो चाहिए, पंप चाहिए जिसके द्वारा पानी आगे जाए, तो वो पंप को हमने कह दिया हृदय। और दूसरा आपके पास पानी भी तो चाहिए, पंप क्या करेंगे, खाली पंप पे क्या करेंगे, तो वो पंप क्या हो गया, सॉरी, वो जो आपने उसमें भेजा, जो पानी भेजा, वो क्या है, ब्लड। अब एक पाइप के द्वारा ही भेजा जाएगा, वो दूसरी उसमें पाइप भी लगी होगी, तो तभी तो वो जाएगा पानी इधर उधर, तो वो जो पाइप हो गई उसे हमने कहा ब्लड वेसल। तो यही है हमारे शरीर की संरचना, या कहें हम जो ब्लड सर्कुलेट होता है इसी तरीके से होता है। अभी कह रहे हैं, निखिल कह रहे हैं कि स्क्रीन क्लीन, क्या कह रहे हैं, स्क्रीन क्लीन में यानी यहां दिख नहीं रहा है कुछ आपको? क्या कह रहे हैं, सभी को दिख तो रहा है ना? अच्छा, स्प्रे की बात कर रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। सेम सभी चीजों के लिए जो भी आप स्प्रे किसी भी तरीके की करते हैं तो उसमें ये चीजें शामिल होती हैं। पंप की जरूरत होती है, पाइप की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो ये तीन चीजें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी जरूरी है। तो पहले देखते हैं उस पंप का काम क्या होगा, इस हार्ट का काम क्या होगा। ये क्या करेगा, पंपिंग ऑफ द ब्लड। दो चीजें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, शुद्ध रक्त जिसे कहते हैं हिंदी में शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी, उसे कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, अशुद्ध रक्त वो हो गया। तो वो पंप किसके द्वारा किया जाएगा, हृदय। दूसरा है हमारे पास ब्लड वेसल्स। ये तीन तरीके की होंगी, ब्लड वेसल्स या पाइप जो होंगी वो तीन तरीके की हैं। कौन कौन सी? पहली है धमनी, हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज। दूसरा है शिराएं, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वीन्स। और तीसरा है कोशिकाएं या कैपिलरीज। फिर आपका रुधिर यानी कि ब्लड। अब ब्लड में कौन कौन से होते हैं चीजें, एक होता है उसमें प्लाज्मा, फिर होता है आपका आरबीसी, व्हाइट बीसी और प्लेटलेट्स। तीन चीजें होती हैं इसमें ब्लड में। पहला तो हो गया प्लाज्मा, जो रक्त द्रव्य है, द्रव्य जो उसमें होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, व्हाइट बीसी और प्लेटलेट्स। चलिए इसको देखते हैं जरा ध्यान से, सभी चीजों को पढ़ते हैं एक एक करके। पहले आते हैं हृदय पर, ह्यूमन हार्ट पर आते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो हृदय का जो ये होता है, अब हम कहते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस तरफ आखिरकार दिल क्यों होता है, हम ऐसा ही क्यों कहते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यही करके हाथ करते हैं। तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है ब्लड, वो एक मुट्ठी की तरह ही होता है ना। वो तो ऑल इज वेल में तो ऐसा भी करते हैं, लेकिन एक मुट्ठी की तरह इसकी संरचना होती है, बंद मुट्ठी की तरह हृदय की संरचना होती है। अगर आप बंद मुट्ठी देखें तो इस तरीके का हार्ट हमें दिखता है जो बीच में है, ठीक है। ये लेफ्ट राइट लंग्स हो गए और ये लेफ्ट लंग्स हो गए, उसके बीच में हमें दिख रहा है हार्ट जो एक बंद मुट्ठी की तरह है। और मानव अगर हम कहें एक व्यस्क, व्यस्क के हृदय का भार लगभग कितना होता है, 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। 250 से 350 ग्राम, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और महिलाओं में क्या होता है, 200 से 275 ग्राम के बीच में। तो महिलाओं में जो हृदय का ये होता है, भार होता है, वो कम होता है, और मेन में हृदय का भार ज्यादा होता है, लगभग वो 300 350 ग्राम तक जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि महिलाओं का जो दिल है वो कमजोर होता है। कमजोर नहीं होता है, होता तो स्ट्रांग है, हल्का होता है बस, ठीक है। बिजी ऑर्गन, जूम, अच्छा जूम करना, जूम आप बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम जूम करेंगे, फिर यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कर दें, ठीक है, काफी है। दिख रहा है ना अब?
ठीक है, ओके, 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 गुड, गुड। एक तो इतने दिन हो गए, कभी-कभी ऐसा लगता है कि पिछले कल जो आपको पढ़ा रहे थे, जो बैक का पेन है, कि अब ये बैठे-बैठे हो रहा है या चलते-चलते हो रहा है। पिछले कल भी मैंने आपको कहा था कि आपको जो पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत डाँट भी दिया था, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि वो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उतनी पढ़ाई काफ़ी नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो हो सकता है आपको वो लगे कितनी पढ़ाई काफ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे आपसे ज़्यादा पता है, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि इतनी नहीं, इससे ज़्यादा करो, तभी जाकर के एग्ज़ाम को होगा। तभी मैं आपको डाँटता हूँ, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं डाँटता हूँ, कल तो ऐसे नॉर्मली कहा था ना मैंने, है ना? किसी को लगा तो नहीं था कि हाँ, दिल पे चोट कर दी अब तो। इतनी डाँट तो हमको स्कूल में नहीं मिली जितनी अभी मिल रही है, सुना दिया ऐसे-ऐसे करके। तो वो मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि उतनी पढ़ाई ज़रूरी, उससे ज़्यादा पढ़ाई चाहिए आपको। कर तो रहे हैं, मुझे भी पता है कि कर रहे हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि अरे! बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है, 1 घंटे पढ़ लो। ये तो मैं कह नहीं सकता। तो कहने का मतलब यही है कि आप उससे थोड़ी और ज़्यादा पढ़ाई करो, थोड़े एफर्ट्स और डालो। मुझे पता है कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ़ करने लग जाऊँ, तो आप और डिमोरलाइज़ होंगे कि अरे! हम तो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट तो हमसे कम ही पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छी पढ़ाई तो चली है, वो एग्ज़ाम के दिन पता चलेगा फिर कि बाकी कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज भी हमारी यही बात हो रही थी। तो जो हमारी बैकएंड टीम है, उनसे यही बात हो रही थी कि आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ा और फ़ोकस भी शिफ्ट कीजिए। मैंने कहा नहीं, अभी तो कर नहीं सकते हैं। जब ये रिज़ल्ट नहीं दिया, तब तक नहीं करेंगे। जब रिज़ल्ट दे देंगे, उसके बाद देखेंगे फिर। तो ये सब आपके लिए है, आपको रिज़ल्ट देना है। चलो, यहाँ पर आते हैं वापस ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय पर आते हैं। एक मांसपेशीय जंग यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है? पंपिंग ऑफ द ब्लड जो इसके द्वारा किया जाता है। हृदय पर पेरिकार्डिक झिल्ली की परत यानी कि विभिन्न आघात से सुरक्षा प्रदान करती है। इस पर एक झिल्ली लगी होती है ना? जैसे मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उस मेम्ब्रेन जो इस पर लगी होती है, वो कौन-सी होती है? पेरिकार्डिक। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट कि हृदय की बाहर उसकी संरचना को सुरक्षित करने के लिए वो कौन-सी एक झिल्ली की परत होती है? तो पेरिकार्डिक झिल्ली उसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है। ये शेप कैसी होती है? मुट्ठी के आकार की, इस तरीके से। हार्ट बीट जो है 300 ग्राम लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है। 275 जो मैंने आपको अभी बताया, 275 और 350 के आसपास जाता है, ठीक है? और दिल जो होता है वो इस तरीके का नहीं होता है। जो हम बनाते हैं ना, अरे ये दिल बना दिया, ये यहाँ से ऐसा कर दिया, यहाँ से ऐसा कर दिया, तो दिल इस तरीके का नहीं होता है ना? यहाँ से तीर एक लगा होता है, तो बोले तीर हमारा दिल जो है वो टूट के 2 टुकड़ों में बँट गया। ऐसा ही होता है नॉर्मल। तो दिल ऐसा नहीं होता है, दिल कैसा होता है, जो दिखाई देता है, वो होता है ऐसा। इस तरीके के जो अलग-अलग पार्ट्स में विभाजित होता है और कितने कक्ष होते हैं उसमें? 4 होते हैं। दिल के 2 टुकड़े नहीं, दिल के 4 टुकड़े होते हैं। और वो दिल के 4 टुकड़े कौन-कौन से होते हैं? वो ये होते हैं। एक को कहते हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं ऑरिकल्स, इसको कहते हैं ऑरिकल्स या इसको कहते हैं, दूसरा भी है इसका एट्रियम। अलिंद हिंदी में कहते हैं, अलिंद कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अलिंद, अलिंद हिंदी में। और निचले वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं वेंट्रिकल्स, हिंदी में कहते हैं निलय। तो 2 पार्ट हो गए और ये वाला कौन-सा है? लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन से वाला? बायाँ वाला। बायाँ वाला पोर्शन कौन-सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये तो रहा दिल की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। 4 इसके पार्ट होते हैं, 4 इसके कक्ष होते हैं, ठीक है? ओके। किसी में ये जो कक्ष होते हैं, हमने देख लिया कि 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं। लेकिन ये सभी के लिए सेम नहीं होता है। ये चीज़ सभी के लिए सेम नहीं होता है, जैसे कि हम देखते हैं मछलियों में। तो मछलियों में ये चैम्बर जो होते हैं, इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं और हिंदी में कक्ष कहते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है? एट्रियम और दूसरा हो गया वेंट्रिकल्स। फिर यहां पर हमने क्या देखा? मछली में कितने होते हैं चैम्बर? 2 कक्षीय होते हैं। और यहां पर व्हेल फिश 4 कक्ष होते हैं और हृदय का वजन यहां पर लिखा हुआ पक्षी वर्ड्स में 4 कक्ष होते हैं। छिपकली, फ्रॉग और स्नेक 3 कक्ष होते हैं और कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं। 13 चैम्बर,
13 चैम्बर, ठीक है। अभी देखते हैं उसके बारे में जरा, अभी आगे आते हैं, अभी हम वहां पर पहुंचे ही नहीं। जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता है, ब्लड जब नहीं पहुंच पाता है यहाँ पर, हृदय में नहीं पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। ओके, तो ये हो गया, ये कक्ष याद रखना है, एग्जाम में पूछ जाता है, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, एसआई के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 2 कक्षीय चैम्बर, 4 कक्षीय चैम्बर ये किस किस में होते हैं। ब्लड वेसल्स में आते हैं, पहला हमने देख लिया हृदय का पार्ट क्या होता है। दूसरा, ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, हम 3 तरीके की, जिसमें हमने कहा धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो ये 3 चीजें हैं, ये हो गया आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ब्लड वेसल्स 3 तरीके की, यानी कि जो पाइप है, एक मोटी पाइप है, पतली पाइप है, ऐसा ही होता है कुछ। जब आपने पंप चलाया होगा तो जो अब मॉडर्न पंप निकले हुए हैं उसमें 3 तरीके की पाइप होती है। एक आपने देखा होगा कि लंबी पाइप होती है जिससे स्प्रे करने के लिए जाते हैं, दूर दूर स्प्रे करने के लिए जाते हैं पेड़ों के पास, आप पीछे पाइप खींच रहे हैं, ये काम तो हमने भी किया हुआ घर में, कि जा रहे हैं स्प्रे करने के लिए। अब जो भी हैं अपर वाले रीजन में, उन्हें सभी को पता है, ये चीजें नॉर्मल है उनके लिए। और दूसरी जो एक पाइप होती है, उससे कुछ पानी जो है वो उसी इसमें आता है, जैसे कि यहां पर मैं बनाऊं कि ये जो है ये ड्रम है, ठीक है, यहां पर मशीन लगी हुई है, ये मशीन है, इसमें कुछ इस तरीके है। अब क्या होता है, एक पाइप जो होती है यहां से मशीन से जाती है उधर को, जिससे स्प्रे करनी है, ये आगे पाइप लगी हुई है इसमें, ठीक है, तो ये स्प्रे करने के लिए जाएगी, यहां से पानी निकलेगा, ये एक हो गई। दूसरी होती है यहां से लगी हुई पाइप नीचे को, जो यहां से पानी खींचेगा ऊपर, दूसरी पाइप ऐसे लगी होती है। एक यहां पर अब तीसरी पाइप निकली है, वो तीसरी पाइप यहां से निकलती है, वो यहीं के लिए डाली जाती है। उसमें से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी यहां पर गया, प्रेशर अगर ज्यादा कम हो रहा है तो वो पानी जो है वो यहां पर चले जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी यहां पर जाना नहीं चाहिए था, वो थोड़ा पानी कहां आता है, इसमें आता है, इस वाली पाइप में भी आता है, वापस आता है वो। तो 3 पाइप होगी हमारे पास यहां पर भी। वैसे ही यहां पर रुधिर या ब्लड वेसल में, ये याद रखने के लिए कहा है मैंने, ऐसी नहीं होती है वो, तो ब्लड वेसल यानी कि यहां पर 3 पाइप कुछ इस तरीके की हैं, ठीक है जी। देखते हैं अब इनके द्वारा क्या क्या होता है। धमनी या कहें हम आर्टरीज, धमनी क्या करेगी, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कहां से ले जाएगी, ऑक्सीजन युक्त, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर किया जाएगा, ले लिया जाएगा, कहां से, लंग्स टू हार्ट। अब बात क्या है इसमें कि जो पल्मोनरी वेन होती है, सॉरी पल्मोनरी जो ये होती है, आर्टरी होती है, वो अशुद्ध या अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन्स टू लंग्स। थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है जो समझना पड़ेगा। देखिए क्या है यहां पर लिखा हुआ, नॉर्मल जो धमनियां काम करेगी, नॉर्मल जो धमनियां काम करेगी, जो आर्टरीज के द्वारा काम किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा कि शुद्ध रक्त खून को ले लिया जाएगा फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हमारे जो लंग्स है उससे दिल को खून जाएगा, ब्लड जाएगा थ्रू आर्टरीज, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो क्या करेगी, अशुद्ध खून ले जाएगी। उसका काम क्या होगा, अशुद्ध खून को ले जाना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, कहां से, ऑर्गन्स टू लंग्स। अशुद्ध खून भी तो जाना चाहिए कहीं, ऐसा नहीं पूरे के पूरे शरीर में हमारा शुद्ध खून ही होगा। और शिराएं क्या करेंगी, यानी कि वेन्स क्या करेंगी, VEINS, ये क्या करेंगी, ये करेंगी शिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं फ्रॉम ऑर्गन टू लंग्स। देखिए ये जो है, ये पहली लाइन इस पहली लाइन से रिलेटेड है, और दूसरी लाइन दूसरी लाइन से रिलेटेड है, दूसरी लाइन से रिलेटेड है। अब यहां पर पल्मोनरी जो शिराएं हैं, यानी कि पल्मोनरी जो वेन्स है, वो क्या करेगी, शुद्ध रक्त ले जाती हैं लंग्स टू हार्ट। यहां पर क्या है, शुद्ध रक्त, यहां पर क्या है, अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, यहां क्या है, पल्मोनरी वेन। तो यहां पर ऊपर तो बात हो रही थी शुद्ध खून की, यहां पर हो रही है अशुद्ध की, यहां पर भी हो रही है शुद्ध खून की, और यहां पर हो रही है अशुद्ध खून की। तो पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं, दोनों अपवाद हैं, तो इन दोनों का आपने याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, और ये पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको ऐसे याद करके जाना है कि भैया हमें तो याद है,
और वहां पर गोला लगाने में आपको सोचना ना पड़े, गोला लगा करके आ जाना है सीधे ही अगले क्वेश्चन के लिए। क्योंकि क्या होगा, आप ये पढ़ेंगे, अभी ढंग से नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में कंफ्यूज होंगे। एग्जाम में क्या होगा, अरे ये ऊपर वाला था, ये नीचे वाला था, आर्टरीज थी, पल्मोनरी वेन्स थी, ये पल्मोनरी आर्टरीज थी, कौन सा होगा इसमें से। तो वहां पर कंफ्यूजन आता है, और वो कंफ्यूजन क्या कर देता है, आपके 30 से 40 सेकंड वहां पर बर्बाद हो जाते हैं, जो एग्जाम में बहुत जरूरी होते हैं, 30 से 40 सेकंड। और यहाँ पर आप उस क्वेश्चन में सोचने को लगा रहे हैं जो आपको पहले से ही पता था। तो धमनियां या आर्टरीज हृदय को हृदय के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, हृदय से विभिन्न भागों में ले जाती हैं, और फेफड़ों में जाने वाली फुसफुसीय ध्वनियां यानी इंग्लिश में कहें पल्मोनरी आर्टरीज के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, ये हो गया महाधमनी। महाधमनी क्या होता है, अरोटा। ये जो महाधमनी दिख रही है आपको, सबसे बड़ी जो धमनी आपको दिख रही है ये वाली, इसे कहते हैं अरोटा। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, यह दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है। Arteries are thick-walled blood vessels which carry blood from the heart to all parts of the blood or all parts of the body. They are thick because blood emerges from the heart under high pressure. Arteries are found in whole of our body. ये हमारे शरीर के हर एक हिस्से में है, और ये मजबूत भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रेशर बहुत आ रहा है। पंप में जब प्रेशर देंगे तो पाइप भी तो मजबूत होनी चाहिए। पता लगा पाइप बीच में से फट गई, ऐसा हो गया, तो शरीर में खून चला जाएगा कहीं ना कहीं, और वो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। द मेन आर्टरी कॉल्ड अरोटा, जो हमने ऊपर देखा, द फंक्शन ऑफ द मेन आर्टरी इज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के अलावा जो खून को कैरी किया जाएगा, ब्लड को कैरी किया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा है, शुद्ध खून है, वही काम किसके द्वारा किया जाएगा, इस अरोटा के द्वारा किया जाएगा। द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। फिर आपका वेन्स, जिसे कहते हैं शिराएं, एक इसमें भी महाशिरा होगी जैसे ऊपर था अरोटा। Veins are thin-walled blood vessels which carry blood from all parts of the body back to heart. अब क्या होगा, veins क्या होंगी, उतनी मजबूत नहीं होंगी, thin-walled होंगी, क्योंकि अभी पहले हमें क्या चाहिए थी, एक मजबूत पाइप चाहिए थी। जब प्रेशर दे रहे हैं हम, ठीक है, कुछ भी प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर तो हाई है, तो वहां आगे के लिए पाइप हमें मजबूत चाहिए, लेकिन वापस आने के लिए उतनी मजबूत पाइप की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से प्रेशर नहीं आ रहा है उतना ज्यादा, क्योंकि वहां पर पंप नहीं है ना। पंप तो एक ही जगह होगा जहां से उस तरफ को दिया जाएगा, वापस प्रेशर उतना ज्यादा होगा नहीं। veins are not need thick walled because the blood flowing through them is no longer under high pressure. Veins have valves in them which allow the blood to flow in only one direction toward the heart, एक ही डायरेक्शन में जो जाता है। The main difference, same part, the main difference between artery and vein is that an artery carries blood from the heart to the body organs, whereas a vein carries blood from the body back to the heart organs to back to the heart. ठीक है, ये ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में ही है, तो इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कैपिलरीज, कैपिलरी क्या करती हैं? The capillaries are thin-walled and extremely narrow tubes or blood vessels which connect arteries to veins. शिराएं क्या करेंगी? शिराएं क्या करेंगी? दोनों को कनेक्ट करेंगी, दोनों को कनेक्ट करेंगी। तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है? कैपिलरीज के द्वारा। Thus, the exchange of various material like oxygen, food, carbon dioxide, etc. between blood and the body cells takes place through capillaries only. कहां पर? ये आपको दिख रहा है आर्टरीज, ये आपको दिख रहा है वीन्स। ये इन दोनों को जो कनेक्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कैपिलरीज के द्वारा, शिराओं के द्वारा, ये रुधिर शिराएं जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं जरा थोड़ा सा। कितना कर रहा है ये? कहां पहुंचे हम? ब्लड के पास पहुंचे अभी। ठीक है, चलो उतने में एक गाना सुना दो उतने में, फिर थोड़ा आगे चलते हैं जरा, है ना। थोड़ा दिमाग फ्रेश होना चाहिए सबका ना। ऐसे में लास्ट तक 5-6 स्लाइड बची हैं, तो 5-6 स्लाइड तक आपका
ध्यान रहना चाहिए, उसके लिए थोड़ा दिमाग भी फ्रेश होना चाहिए, है ना? कितने लोग हैं सपोर्ट में? बताओ। हाँ, चलो चलो सपोर्ट में है अब। तो कौन सुनाएगा पहले? किसके बारे में सुनना चाहेंगे पहले? हिमांशु या मंजू भारद्वाज, किसको सुनेंगे पहले? बताओ। चलो पहले हिमांशु, हिमांशु बताओ। हाँ, कहाँ गए? माइक ऑन किया है ना? हाँ हाँ, चलिए। जे तेन धूप लगे आवे ते मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा, है यही मेरी आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के सदा रहूं मैं परछावा, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूँ तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए, तू मेरी हीर मैं तेरा रांझा, करता हूँ तुझसे ये वादा। थैंक यू सर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये तो आपके टैलेंट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया गाया आपने गाना। क्योंकि काफी वक्त मेरी आपसे बात हुई है, करते रहते हैं कॉल, तो बहुत अच्छा गाया आपने गाना, बहुत बढ़िया। क्या प्यार में धोखा मिला था? कुछ तो हुआ होगा हिमांशु। कैसे गाते नहीं हैं, सर, पहले से गाते? ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ जी, बाकी लोग चलो, तालियां तालियां तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? इतना अच्छा गाना गाया है ना? ठीक है जी। चलो, गाने का सुनने का मजा तो आपको आ ही गया। अब ड्रोम है, आपका गाना सुनेंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो माहौल है, ये माहौल आपका बना रहना चाहिए। एक होता है ना, जब आप यूपीएससी में बोलेगे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलोगे, मेरे ट्रेनिंग में मिलेंगे आपसे। अब आप सभी भी इसके बाद कहां पर मिलने चाहिए? वो ट्रेनिंग में ही मिलने चाहिए। कि सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग हो रही है आपकी, वहां पर मिलो आपस में। उसके बाद तो चलो वो अलग कहानी है, लेकिन अभी के लिए तो आप उस माहौल में रहिए। वो माहौल जरूरी है। माहौल कहीं भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो चाहिए। क्योंकि अभी बाहर का जो माहौल है वो कुछ और है। बाहर का माहौल क्या है? अरे कोई भी एग्जाम लाओ, प्रिपरेशन करते हैं, लास्ट में देखेंगे फिर कोई ना कोई एग्जाम तो हो ही जाएगा। नहीं, वो माहौल एक का होना चाहिए। तो यहां पर जो माहौल है वो सब इंस्पेक्टर का माहौल है, और आगे से भी होना चाहिए, जैसा आप सभी समझदार हैं। तो चलो वापस आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो ये हो गया शिराएं, कैपिलरीज और ब्लड। अब आते हैं ब्लड पर। तीसरा जो पार्ट था हमारा, कि पाइप भी हमें हम मिल गई। पाइप से जा रही 3 तरीके की पाइप है। हमने स्टार्टिंग में देखा कि आपके पास एक लंबी पाइप भी होनी चाहिए जो पंप करे, पंप भी चाहिए। हृदय के बारे में देखा हमने, 3 पाइप, वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरी के बारे में हमने देखा। और अब आते हैं ब्लड पर। ये ब्लड क्या काम करता है, ठीक है? तो देखिए, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, या स्टडी ऑफ ब्लड इसे कहते हैं। हेमेटोलॉजी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है। पीएच वैल्यू अभी किसी ने बता दी थी कि पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड इज 7.4, which is basic in nature and it is soluble in
वाटर, पानी में सॉल्युबल हो जाता है ना, खून को बना दिए पानी में मिल जाएगा, तो जल में घुलनशील है। और ब्लड की जो मात्रा है कुल वजन के लगभग 7% होती है, जितना हमारा वजन है उसके लगभग 7% होती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि कितना लगभग होता है। और मेल में खून की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर के बीच में होती है खून की मात्रा। और किससे ये मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर नामक ये होता है जिसके द्वारा इसको मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर। फंक्शन क्या करता है? परिवहन किया जाता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, एनर्जी का, जो हमने अभी देखा, पहले ही देखा ना हमने। ब्लड क्या करेगा? हीमोग्लोबिन, वो तो हमने देखा क्या करेगा वो। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, O2, CO2, एनर्जी। फॉर्मेशन कहां पर होता है? यकृत, भ्रूण, एम्ब्रॉय, या कहें हम लीवर, लीवर द्वारा निर्माण यहां पर होता है, रक्त का निर्माण जो होता है। और मानव जन्म के बाद आफ्टर बर्थ अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में, पहले तो यहां पर फिर यहां पर अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में। बोन मैरो आपने देखी होगी ना, अंदर वैसे देखी होगी बोन मैरो, कई से आपने सुना होगा, नॉन वेजिटेरियन है बोले भैया ये तो नहीं, इसके अंदर वाला पार्ट खाना है, बोन मैरो, क्योंकि मेन एनर्जी तो वहां पर है बोन मैरो में। हड्डियों को जब अगर क्या मिलेगा? जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन अंदर वाला इसका खाना है, ऐसे चूस चूस के खा रहे अंदर से, ताकि वो बोन मैरो उनको मिले जहां पर एनर्जी है। ओके, यहां पर भी था, जो रंग होता है इसका वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है लाल रंग। हिम आयरन कंपाउंड है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, तो हिम क्या है? एक आयरन कंपाउंड है। हम कहते हैं ना आयरन की मात्रा है ब्लड में कितनी है, तो वो हो गया। और दूसरा जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका कलर लाल रंग का होता है। और कॉकरोच का जो रंग होता है वो होता है कलरलेस। यहाँ व्हाइट कलर लिखा हुआ वैसे तो उसका कलर होता है, कॉकरोच के खून का कलर होता है कलरलेस। ऑक्टोपस, उसका होता है नीला रंग, और किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। हीमोसाइनिन, CYNIN, हीमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस का नीला रक्त होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में ये होती है, फीमेल में ये होती है, जो यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर ब्लड की मात्रा थी, यहाँ पर क्या है? हीमोग्लोबिन की मात्रा है, जो पहले भी आपको मैं बता ही चुका हूं आई थिंक। प्योर ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है। और इम्प्योर ब्लड क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड जो मैंने आपको बताया था। चमकदार होता है, ब्राइट कलर का होता है प्योर ब्लड, चमकता हुआ दिखाई देगा आपको, जबकि ये चमकदार नहीं होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब रक्त के कंपोनेंट्स पे आते हैं, रक्त के घटक पर आते हैं कि रक्त के घटक कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहीं पर आपको दिख रहा है, ये रक्त दिख रहा है, रक्त की बूंद दिख रही है, इसमें लगभग आपको कुछ एक पार्ट दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है प्लाज्मा, पहला दिख रहा है प्लाज्मा, फिर दिख रहा है आपको यहां पर आरबीसी, फिर दिख रहा है डब्ल्यूबीसी, फिर दिख रहा है प्लेटलेट्स। तो आपको यहां पर क्या दिख रही हैं? लगभग आपको यहां पर 4 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। पहला प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 4 चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही। अब 4 चीजों का मतलब क्या है यहां पर देखते हैं जरा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? एक तरल घटक है, पानी, लगभग पानी, 98% पानी है, 98% इसमें पानी है। चाइल्ड के लीवर में, अडल्ट के बोन मैरो एंड थाइमस एंड स्प्लीन। ओके 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 ओके, जो यहां पर बता रहे थे आप, ये वाला ना, जो चाइल्ड में होता है वो होगा लीवर में, और दूसरा कह रहे हैं आफ्टर बर्थ अडल्ट में जो होगा रक्त का निर्माण वो होगा बोन मैरो में, ये बता रहे हैं। तो प्लाज्मा में क्या होता है? 99% पानी होता है, 9% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, 9% प्रोटीन। इसी तरीके से आपने लिख देना है। और मिनरल सॉल्ट इसमें 1% होता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है? ग्लूकोज का परिवहन, ताप नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर को नियंत्रित करना, और ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्लाज्मा के द्वारा की जाती है। प्लाज्मा में 98% पानी होता है, कुछ उसमें प्रोटीन होते हैं, कुछ उसमें मिनरल्स होते हैं। एक मिनट, जरा बैटरी खत्म हो गई इसकी, अरे रे रे। ओके, कहां पर थे? यहां पर। तो प्लाज्मा के द्वारा तो यही सब चीजें की जाती हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको दिख भी जाएगा आगे। फिर है ब्लड सेल्स या रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं।
रक्त कोशिका 45% ऑफ द ब्लड में प्लाज्मा कितना होगा 55%। ब्लड में 55% क्या होगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी 98 कितना है 90%, 90% क्या होगा पानी। ब्लड में प्लाज्मा 55% और बाकी का 45% क्या होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, हीमोग्लोबिन, और फिर है व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या करेगा श्वेत रक्त रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं, और प्लेटलेट्स ये क्या करेगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या करता है सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है। प्लेटलेट्स क्या करेगा रक्त का धक्का बनाने में सहायकता, या अगर मान लीजिए यहां से काट दिया तो कई बार रक्त आपने देखा होगा जम जाता है, तो कैसे जम जाता है, नहीं तो खून जो था वो चलता ही जाएगा ना हमारे शरीर से, यहां से थोड़ा सा कट लग गया, यहां से खून बह रहा है, मृत्यु भी हो सकती है प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाएगी। तो प्लेटलेट्स क्या करता है रक्त का धक्का जमाने में सहायता करता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये दो सबसे ज्यादा हमारे खून में आरबीसी ज्यादा होगा, फिर आपके प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल उसके बाद आएंगे। अगर एक सीक्वेंस आए कि संख्या किसकी ज्यादा होगी तो संख्या आरबीसी की ज्यादा होती है, प्लेटलेट्स उसके बाद और फिर जाकर के व्हाइट ब्लड सेल। और अगर ये बात आए कि साइज किसका बड़ा है तो डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा है, प्लेटलेट्स उसके बाद और उसके बाद आरबीसी। एक सीक्वेंस समझ में आ गया, ठीक है आगे चलते हैं जरा। तो ये आपका बोन मैरो है, बोन मैरो में कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है, ये अंदर वाला जो है ये बोन मैरो है, ये अंदर वाला बोन मैरो, ये बोन मैरो हो गया, कुछ इस तरीके दिखाई देता है, ये हड्डी है, हड्डी के अंदर आपको दिख रहा है ये है बोन मैरो, ठीक है। Bone marrow is a spongy tissue in the middle of the certain bone. Most blood cells are made in your most blood cells कहां पर बनते हैं in your bone marrow। तो पहला है आपका प्लाज्मा, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है आपने कभी टेस्ट करवाया होगा, हॉस्पिटल गए होंगे, ब्लड का टेस्ट करवाया होगा या किसी और चीज का सैंपल लिया होगा, तो आपको ऊपर पीला पीला दिखाई देता है ब्लड के ऊपर, ब्लड का सैंपल तो ले लिया लेकिन ऊपर पीला था, ब्लड गायब हो गया। कई बार ऐसा देखा होगा बाहर जाते हुए आपने, तो ऊपर पीला है लेकिन नीचे ब्लड है, तो ये किसके कारण हुआ, इस प्रोसेस के बाद जो लैब में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये प्लाज्मा ऊपर होगा, ये प्लाज्मा का रंग इस तरीके का क्यों होता है, बिलीरुबिन अगर आपने सुना होगा, बिलीरुबिन, तो उसके कारण ये होता है। तो प्लाज्मा, अच्छा स्टोरेज कहां पर होता है ब्लड का, ब्लड का ये ठीक है। स्टोरेज ऑफ ब्लड कहां पर होता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन को कुछ और भी कहते हैं ना, सुना है कुछ स्प्लीन को कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, बताओ जरा क्या कहते हैं। तो स्टोरेज ऑफ द ब्लड कहां पर होता है, स्प्लीन में होता है यानी कि प्लीहा में होता है, और दूसरा लैब में हो सकता है, और लैब में कहां पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लैब में अगर खून को रखना है, ब्लड को अगर रखना है, और कितने दिन तक रह सकता है, लगभग 40 दिन तक रह सकता है, उसके बाद उस खून का कोई भी यूज नहीं हो सकता है, 40 दिन तक उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज जिसे कहा जाता है स्प्लीन और प्लीहा। तो अगर इसको लैब में रखा जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा, 40 डेज तक रखा जाएगा। अगर इसके रक्त खत्म हो गए, इसका ब्लड जो है वो 40 दिन के बाद लगभग इतना खत्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लड इज डिस्ट्रॉयड, जो रक्त जो है वो नष्ट हो जाएगा। स्प्लीन और प्लीहा की बात करें तो यहीं पर होता है आपका शरीर के इस हिस्से में, थोड़ा मैं जूम करता हूं, प्लीहा या स्प्लीन, रक्त का भंडारण किया जाता है यहां पर, और क्षमता है लगभग 240 लीटर, 240 लीटर आपके कहां पर होगा, स्प्लीहा यानी कि सॉरी स्प्लीन में होगा यानी कि प्लीहा, अमाशय के साथ में ही आपका ये हो गया आपका स्प्लीन यहां पर। और क्या करेगा, रक्त का शुद्धिकरण, अच्छा फेफड़ों द्वारा होता है, रक्त को छानना किसके द्वारा किया जाएगा, 2 चीज याद रखनी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड किसके द्वारा किया जाएगा, लंग्स के द्वारा किया जाएगा, और फिल्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा, किडनी के द्वारा किया जाएगा। 2 अंतर है ना, एक तो फिल्ट्रेशन हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया है,
प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई किसके द्वारा किया जाएगा? अगर आपने देखा होगा कि किडनी में स्टोन हो जाता है ना कई बार स्टोन, तो रीजन लगभग एक ये भी है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर, वो ठीक है, ये आज का नहीं है, ये हमारे अगला हिस्सा है अभी, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड किसके द्वारा किया जाता है? लंग्स के द्वारा। और लंग्स का और रक्त का फिल्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है किडनी के द्वारा। अच्छा, इन्होंने पहले ये क्वेश्चन और भी पूछा था, जहां पर इन्होंने बात की थी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या हुआ कि जब ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है, हार्ट तक नहीं पहुंच रहा है, वो जो वेन्स थी, आर्टरीज थी, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, तो हार्ट अटैक आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट जो है वो एकदम से पड़ जाता है, उसके पीछे ऐसे कोई मेजर तो रीजन तो मे बी उसके बारे में ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी घटना है जो एकदम से हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक के बारे में तो बताया जाता है कि आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है, क्योंकि वो पल्मोनरी वेन्स जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, वो उसके बीच का जो एरिया है वो बहुत कम हो जाता है। किसके कारण होता है वो? ठीक है, ये हो गया, ये है प्लाज्मा। तो इस तरीके से इसको अलग अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है? 90% वाटर होता है। फिर मैंने कहा था इसमें कुछ प्रोटीन होता है, ग्लूकोज, मिनरल्स, कुछ प्रोटीन। और प्रोटीन क्या क्या होता है अगर याद रखना है तो? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और क्या है, फिब्रिनोजीन, और दूसरा हो गया ग्लोबुलिन। तो ये इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कुछ उसमें मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो 1% इसमें मिनरल होते हैं, वाटर होता है, और उसमें प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया। तो ये काम क्या करेगा? प्लाज्मा क्या काम करेगा? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। विटामिन के, कैल्शियम, प्रोटीन समय 4 से 5 मिनट के बीच में ये कार्य करने लग जाता है। और रक्त के पीएच को नियंत्रण करता है। तो रक्त के पीएच का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। और इसकी विस्कोसिटी, यानी कि वही विस्कस होना चाहिए ना, इधर इधर से तो जाना चाहिए, पता लगा खून इधर से उधर नहीं गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए 90% इसमें पानी भी दिख रहा है आपको। और कोशिकाओं में ग्लूकोज को पहुंचाना वो भी इसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा के द्वारा। कल मैं आपसे पूछूंगा, अब बायोलॉजी का जो टेस्ट है वो भी अब होने ही वाला होगा आपका कुछ ही दिनों में। आरबीसीज, आरबीसीज क्या करते हैं? रक्त में 90% होती है आरबीसीज। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आरबीसीज। और सबसे बड़ा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी ब्लड में। 120 दिन है लगभग इनका टाइम पीरियड, 120 दिन चलेगी। उसके बाद निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो में। और मृत्यु कहां पर होती है? स्प्लीन में, जिसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन आरबीसी के द्वारा किया जाता है। ओके। और इसमें आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसीज में ही होता है, वो रेड ब्लड सेल में ही होता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। और आरबीसीज की कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया और पीलिया। जॉन्डिस, जॉन्डिस होता है पीला पड़ जाना, शरीर पीला पड़ गया। अगर ये आरबीसीज होते तो लाल पड़ जाता शरीर, है ना। एनीमिया और जॉन्डिस, तो ये हमने बता दिया अभी यहीं ऊपर जो बताया आपको। स्प्लीन, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज कवर। आरबीसी कोशिका के केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी कोशिका में क्या होता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। इसमें आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होता है, आरबीसी में सेल डिवीजन भी नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिका के सभी आरबीसी जो है, आरबीसी जो सेल है, आरबीसी सेल है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है जरूरी कि सभी में नहीं होगा, ऊंट में होता है। ऊंट का जो आरबीसी होता है, ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होता है उसमें। तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं अभी। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है रक्त में, और 3 से 4 दिन तक इसका टाइम पीरियड। आरबीसी का क्या होता है? 120 दिन, यहां पर 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में नया हो जाएगा। आकार में सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, मैंने कहा। आरबीसी संख्या में ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी साइज में बड़ा होता है। निर्माण कहां पर होता है? बोन मेरो में। और
डेथ कहां पर होती है? वो रक्त में ही होती है, ब्लड में ही होती है। इम्यून सिस्टम, यदि प्रतिरोध क्षमता WBC व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा? प्रतिरोध क्षमता को हमारा ठीक करेगा। टाइप लिम्फोसाइट, वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं, उसे कहते हैं हम लिम्फोसाइट। और दूसरा होता है मोनोसाइट, लार्ज सेल ऑफ द बॉडी, जो घाव को भरने में काम करती हैं। दो हैं, ये भी WBC है ना। और एक लिम्फोसाइट दिखा आपको। लिम्फोसाइट क्या करेगा? एलिफेंट की भी, अच्छा ठीक है, एलिफेंट का भी है। लिम्फोसाइट क्या करेगा? बीमारी से बचाने में सहायता करेगा। और मोनोसाइट क्या करेगा? घाव भरने में सहायता करेगा। और मोनोसाइट क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। पिछले कल देखा था हमने लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, किसी ने बताया था यहाँ पर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी किसको कहते हैं? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, बताइए जरा। आज लेक्चर भी लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन आप सभी के टिकने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा सा रह गया है। ल्यूकोपेनिया इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज रिड्यूस्ड नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल जब की मात्रा जब कम हो जाती है, उससे एक बीमारी हो जाती है, कंडीशन है एक, क्या कहते हैं उसको? ल्यूकोपेनिया। इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हाँ, यहाँ पर सभी ने लिख दिया यहाँ पर न्यूरॉन, ठीक है जी। हाई व्हाइट ब्लड सेल काउंट may result from an infection or leukemia. क्या है? हाई WBC काउंट may result from an infection or ल्यूकेमिया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगर ज्यादा हो गए, मुझे ये दोनों अभी एक ही दिखने लग गए हैं। पहला जो है, अगर ज्यादा होगी WBC की जो मात्रा है, व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा ज्यादा होगी, तो क्या हो सकता है? ल्यूकोमिया कहते हैं उसको, ल्यूकोमिया। और ल्यूकोपेनिया किसे कहते हैं? अगर ये मात्रा कम हो जाए, व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा अगर कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया, ठीक है जी। HIV में क्या होता है? HIV एड्स के समय व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है, WBC की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम या वायरस इम्यून डेफिशिएंसी, जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कम हो गया। प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो हमारा कम हो गया। इसका मतलब WBC की जो मात्रा है, व्हाइट ब्लड सेल की जो मात्रा है, वो अब कम हो गई है। वो है HIV, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी टेस्ट की जांच क्या कहा जाता है? एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट। अगर ये भी आपको आ जाए कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो उसे कहते हैं एलिसा टेस्ट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट है अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जिसकी रक्त में संख्या लगभग 4 से 5 लाख, 4 से 4.5 से 6 लाख के बीच में होती है। इसका कार्य क्या होता है? शरीर में कटने पर रक्त के बहाव को इसके द्वारा रोका जाता है, प्लेटलेट्स। तो रक्त का धब्बा जमाने में सहायता होती है। अब चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम में कमी आ जाती है। चिकनगुनिया और डेंगू, ये दो चीजें हो गई, तो इसमें क्या होगा? ऑल्सो डन फॉर वायरल डिजीज, एलिसा टेस्ट, ठीक है। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर। प्लेटलेट्स की मात्रा अगर कम हो गई, कब कम हो जाती है? चिकनगुनिया और डेंगू जब बीमारी हो जाती है, तो कहीं से काट दो शरीर को, खून ही खून बहने लग जाएगा, बंद नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा बंद तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो जब प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है, तो आपने सुना भी होगा कि भैया प्लेटलेट्स की मात्रा है वो बहुत कम हो गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा भी होता है। डेंगू एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एडिस इजिप्टी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पहले भी आ चुका है। और मानव शरीर में खून हेपरीन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। इसमें भी क्या होता है? हेपरीन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये हेपरीन। और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट्स ये यहाँ पर आ गया है एज लो एज 20,000 से 40,000 तक जा सकता है। इन द केस ऑफ डेंगू पेशेंट्स, डेंगू पेशेंट्स के केस में ये जो प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो कितनी घट जाएगी? 20,000 से 40,000 के बीच में हो जाएगी। और मानव शरीर में ब्लड हेपरीन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। O2 CO2 पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है और ब्लड का धक्का यानी कि क्लॉटिंग जमाने में सहायता करता है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। मजा आ गया कि नहीं आया? अरे दे दे दे। ओके, तो आज का लेक्चर यहां पर हम समाप्त करते हैं। बाकी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे बता देना है।
है ना? किसी कुछ डाउट्स? नहीं? ठीक है, तो किसी की डाउट्स नहीं है, तो आप सबसे मिलते हैं अब कल, ठीक है? ओके ओके, ठीक है जी, कल मिलते हैं आपसे। अच्छा 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 अच्छा, मंजू भारद्वाज, गाना रह गया आपका, आपका गाना कल सुनेंगे, ठीक है? कल तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज टाइम भी बहुत हो गया है, तो कल आप तैयारी भी अच्छे से करेंगे, तो कल सुनते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। तो ये वीडियो दिखानी तो रह गई थी आपको, चलो कोई नहीं, कल दिखाते हैं इसको। गुड नाइट, ओके ओके, गुड नाइट।